हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सीयूईटी मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका हिस्ट्री एजुकेटर। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2024 में जो आपका सीयूईटी यूजी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया था वो। द डेट विल बी 18 मई 2024, स्लॉट 1 में जो आपका पेपर आया है हम आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने का, एनालाइज करने का पर्पस ये है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि फॉर प्रिपेयरिंग योर सीयूईटी यूजी एग्जाम्स आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स को बहुत थॉरली रीड करना है। हर एक लाइन, हर एक पिक्चर, हर एक सोर्स जो भी आपको बुक में दे रखा है उन सबको अच्छे से एक बार रेफर करना है सो दैट आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Which of the following statements are not correct? आपको 5 statements दी हुई हैं from the chapter thinkers, beliefs and buildings and आपको पूछा है इन statements में से कौन से statements correct नहीं है। So the correct answer will be option number 2, that is A, B and D। A, B and D हमारे statements क्या कहते हैं कि incorrect है। Buddhism grew only after the death of Buddha। जो पहला statement है विनय पिटक does not describe the rules for monks। So ये मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है। पेज नंबर 86 जो है बेसिकली फोर्थ चैप्टर जो आपका थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। अलग अलग स्टेटमेंट चैप्टर के अलग अलग हिस्सों से उठाया गया। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट स्टेटमेंट था आपका विनय पिटक डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स फॉर मंक्स, आपका ये जो ब्लू रंग का आपको एक पैराग्राफ दिखता है आपके पेज नंबर 86 में, अबाउट हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिजर्व्ड एंड वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, वहां से लिया गया है। जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है कि विनय पिटक इंक्लूड्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन द संघ और मोनेस्टिक ऑर्डर। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या था, इट डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, बुद्धिज्म ग्रू ओनली आफ्टर द death of Buddha। So this statement is also incorrect, जो कि हमें पता है कि it was during his birth, in his presence also and his death also कि बुद्धिज्म ग्रू करता है। So ये स्टेटमेंट आपका कहाँ पे मेंशन्ड है, ये स्टेटमेंट आपका मेंशन्ड है पेज नंबर 94 पे। बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाज थेरी गाथा आर द वर्सेज विच आर कंपोज्ड बाय द भिक्खुनीज। सो ये स्टेटमेंट आपका लिया है फ्रॉम सोर्स 6 पेज नंबर 93, द थेरी घाटा। ठीक है, सो यहां पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में देखने को मिलता है दिस यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द सूत पिटक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस कंपोज्ड बाय द भिक्खुनीज। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपका सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर डी, दैट इज पन्ना वाज अ रिच लैंड लेडी। सो इस स्टेटमेंट को चेक करते हैं एग्जैक्टली कहां से लिया है। सो ये भी आपका इसी सोर्स से लिया है, पन्ना दासी और स्लेव वुमेन। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या था कि पन्ना हमारी एक रिच लेडी है, बट हियर वी कैन रीड दैट शी वाज अ स्लेव वुमेन। सो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड लास्ट, द वर्ड चैत्या मे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता। सो ये जो है ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है कि चैत्या वर्ड आपका चिता से ही लिया गया है। पेज नंबर 95 पे जो पिंक ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, सो यहां से आपका ये स्टेटमेंट उन्होंने डाला है। सो ये आपको देख के क्लियर हो गया होगा कि हर एक तरह का जो भी सोर्स था, चाहे कोई एक पिंक ब्लॉक था, ब्लू ब्लॉक था, सीरियल कोई सोर्स था, कोई सिंपल इंफॉर्मेशन थी या चैप्टर के बीच का टेक्स्ट था, उन सब जगह को जोड़कर उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है। 5 स्टेटमेंट्स दिए एंड यू हैव टू टेल इनमें से कौन सा करेक्ट है इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से अलग अलग पार्ट ऑफ द चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल डीटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। लिया किस चैप्टर से है ये क्वेश्चन? सो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस जो आपका चैप्टर है वहां से ये आपका इन्होंने क्वेश्चन लिया है। इट इज ऑन पेज नंबर 142 जो आपका हेडिंग है डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर सेकंड पैराग्राफ में यू कैन सी द प्रिंसिपल डीटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन अग्नि, इंद्र एंड सोमा बिकम मार्जिनल फिगर्स। ठीक है, सो यहां से इन्होंने आपको यह वाला स्टेटमेंट से क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्खुनी, की सबसे पहली वुमेन बुद्धिज्म में भिक्खुनी के तौर पे कौन आई थी? तो ऑफकोर्स चैप्टर 4 से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है एंड द करेक्ट आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 92 ऑन द हेडिंग followers of the Buddha। second paragraph में you can see Buddha's foster mother Pachpanti Gautami was the first woman to be ordained as a भिक्खुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो एक मैच द फॉलोइंग आपको दिया है जिसमें आपको लिस्ट 1 में 4 ऑप्शंस दिए हैं, लिस्ट 2 में आपको 4 ऑप्शंस दिए, आपको इनको मैच करके बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी
ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3412। बेसिकली लिस्ट 1 में आपको कुछ नॉवेल्स या मूवीज या ऐसे प्लेस के नाम दे रखे हैं एंड लिस्ट 2 के अंदर आपको राइटर्स के नाम दे रखे हैं। एंड ये जो भी आपके लिस्ट 1 के अंदर नॉवेल्स या प्लेस हैं ये आपका पार्टीशन से एसोसिएट करता है। इसीलिए जो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन नाम का चैप्टर आपके एनसीईआरटी में, अब अगर जो न्यू प्रेजेंटली जो रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी आपको उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन चैप्टर नहीं मिलेगा, बट जो ओल्ड एनसीईआरटीज है जो नॉन रैशनलाइज्ड कंटेंट है उसके अंदर यू विल सी द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। वहां से आपका ये क्वेश्चन दिया गया है, आई विल शो यू। सो अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन जो चैप्टर है उसमें पेज नंबर 398 पे ये जो है फिक्शन, पोइट्री एंड फिल्म्स टॉपिक, इसका बिल्कुल लास्ट में जब आप लास्ट पैराग्राफ रीड करेंगे सो यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे राइटर्स, पोएट्स एंड डायरेक्टर्स का नाम दे रखा है एंड उनके वर्क मेंशन किया गया है जो पार्टीशन से रिलेट करता है। एंड इसी से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है इसमें यू कैन सी फिल्म्स डायरेक्टेड बाय ऋत्विक घाटक, मेघा कतारा एंड सुबर्णरेखा, एम.एस. साथियू की गरम हवा, गोविंद नेलानी की तमाश एंड एक प्ले भी है जिसने लाहौर नहीं वेख्या ओ जम्या ही नहीं, डायरेक्टेड बाय हबीब तनवीर। सो यही आपके क्वेश्चन में भी थे। सो ये क्वेश्चन आपका किस चैप्टर से, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुल जाति वंश जन, ये आपका लिस्ट 1 में दिया, आपको इसके मीनिंग से मैच करने हैं। क्वेश्चन कहां से लिया गया है, किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर जो है आपकी फर्स्ट थीम्स 1 बुक उससे लिया गया है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 2143। सोर्स क्या है इस क्वेश्चन का ये मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूं। पेज नंबर 55 पे टर्म्स फॉर फैमिली एंड किन टॉपिक जो है, जो आपको ये लाइट ब्लू या पर्पल कलर का एक पैराग्राफ दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर से आपको ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन कुछ स्टेटमेंट्स दिए आपको महाभारत से रिलेटेड, किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर से ये आपका एसोसिएट करता है एंड आपको बताना है कि इनमें से आपके कौन से स्टेटमेंट्स सही है, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो ओवरऑल इसके अंदर हमें 5 स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड इसमें से एक स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है और बाकी ए, सी एंड डी जो है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है, एंड जो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है वो क्या है, महाभारत वॉज रिटन बाय वाल्मीकि। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज सेज वाल्मीकि इज नॉट एसोसिएटेड विथ महाभारत, ही इज एसोसिएटेड विथ रामायणा। ठीक है, जो बाकी सारे आपको 4 स्टेटमेंट्स हैं वो आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल महाभारत जो है उसमें वो कितने वर्सेस से ऊपर कंटेन करता है। सो जब आप ये टाइप करेंगे यू विल बी एबल टू सी कि जो चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग है किनशिप कास्ट एंड क्लास, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि जो पहली स्टेटमेंट है वो यहाँ से उठाई हुई है। सिमिलरली जो बाकी स्टेटमेंट्स भी है वो भी आपको इसी तरह इस बुक में देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जो सेकंड स्टेटमेंट है आपको पेज नंबर 54 पे देखने को मिल जा रही है। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर मेंशन्ड फ्रॉम योर एनसीईआरटी ओनली। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन इज अगेन एक मैच द फॉलोइंग दे रखा है जिसके अंदर 4 जगहों के नाम मेंशन्ड है, आपको और लिस्ट 2 से मैच करना है कि वो किस चीज से एसोसिएटेड है। सो पाटलिपुत्र के बारे में दे रखा है, राजगीय, कलिंग एंड अर्थशास्त्र के बारे में दे रखा है। इनमें चलिए 3 तो जगह होगी, एक आपकी बुक हो गई। सो व्हेन यू विल मैच इट द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 2, 4 एंड ये भी आपका चैप्टर कहां से लिया गया क्वेश्चन है भाई मैं आपको चेक करा देता हूं। सो चैप्टर 2 से आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, कलिंग के बारे में मेंशन था, सो कलिंग इज प्रेजेंट डे उड़ीसा। ठीक है, ये आपको 32 पेज नंबर पे मिल जाएगा। सिमिलरली आपको मेंशन्ड है पाटलिपुत्र विच इज प्रेजेंट डे पटना। सो आप जब पटना चेक करेंगे इस चैप्टर में तो यहां पे आपको पेज नंबर 31 पे मिल जाएगा पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे पटना। सिमिलरली जो टेक्स्ट है अर्थशास्त्र वो भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा कि अर्थशास्त्र और पार्ट्स ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य और चाणक्य, ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है। ठीक है, ग्रीन रंग का हाईलाइटेड है। ऑलराइट, कौटिल्य भी आपको पेज नंबर 32 पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट इज
जो क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स से बेसिकली एक क्वेश्चन आपका आया है, आपको बताना है कि लिस्ट 1 में जिन ट्रैवलर्स का नाम मेंशन है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो उनसे मैच करना है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 3 4 1 2। थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स चैप्टर में जब आप ये टाइमलाइन चेक करेंगे चैप्टर के एंड में पेज नंबर 137, सो वहां पे आपको सेंचुरी भी दिया है कब वो ट्रैवलर्स इंडिया में आए हैं एंड किस जगह से आए हैं वो भी मेंशन्ड है। सो फ्रॉम हियर यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग दे रखा है अगेन, तो यानी भर भर के मैच द फॉलोइंग आए हैं एंड अगेन जो आपका टाइमलाइन वाला सेक्शन है उनसे तो बहुत अच्छे खासे मैचेस निकलते हैं, अदरवाइज चैप्टर के बीच से भी मैचेस बन सकते हैं। सो ये वाला जो मैच है आपका एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर वाला जो चैप्टर है वहां से पूछा गया है। लिस्ट 1 में आपको 4 लोगों के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उनके काम दिए हुए हैं, यू हैव टू मैच देम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 4 3 1 2। आई विल शो यू कि आपका एग्जैक्टली लिया कहां से। सो पहला लिस्ट 1 में अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ एंड ही इज एसोसिएटेड विद डिटेल फोटोग्राफी एट हम्पी। सो वंस वी विल चेक दिस चैप्टर, तो आपको टाइमलाइन 2 जो है पेज नंबर 193 में यहाँ पे मिल जाएगा। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ ने फोटोग्राफी करी हम्पी पे, जे फ्लीट ने डॉक्यूमेंटिंग स्टार्ट करी थी, जॉन मार्शल ने कंजर्वेशन स्टार्ट किया था एंड हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1986 में डिक्लेयर हो गया था। तो ये बेसिकली जो आपका मैच द फॉलोइंग है ये आपका उस टाइमलाइन से लिया गया है। नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेयर द इंडस सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। सो ये इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। पेज नंबर 6 पे ये जो ब्लू रंग का आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। ऑल्दो हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड इट वाज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स। सो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट इज अगेन एक मैच द फॉलोइंग दे रखा है, लिस्ट 1 के अंदर अलग अलग नेम है, लिस्ट 2 के अंदर कुछ और वर्ड्स या नेम्स एंड आपको इनको आपस में मैच करना है। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 2 1 4 3। कुशंस खुद को देवपुत्र कहते थे, अशोक खुद को अशोका का हमें नाम पियदसी देखने को मिलता है, समुद्रगुप्त जो है सी का 4th प्रयाग प्रशस्ति से रिलेटेड है एंड हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त ओनली। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स से लिया गया है। आई विल शो यू कि एग्जैक्टली ये कहां से पूछा गया है आपको। सो कुशंस खुद को देवपुत्र कहते थे, ये आपको पेज नंबर 36 पे जो लाइन है ये देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सो हमने अशोका से रिलेटेड उसमें पियादसी वाला पढ़ा था वर्ड। ठीक है, सो अगेन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा बिलवेड ऑफ द गॉड्स एंड पियादसी और प्लेजेंट टू बीहोल्ड द नेम अशोका इज मेंशन्ड इन सम अदर इंस्क्रिप्शंस। सो यहां पे पता चलता है कि अशोका को इन नाम से भी जाना जाता था। सिमिलरली जो बाकी दोनों ऑप्शंस है हरिसेन एंड कोर्ट पोएट एंड प्रयाग प्रशस्ति एंड समुद्रगुप्त, ये भी आपका इसी चैप्टर से लिया गया है। आई विल शो यू। ये देखिए पेज नंबर 37 पे आपको इन दोनों मैच का जो है वो कहां से लिया गया है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which of the following statements are correct? So अब आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड एंड आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 A, B and E। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द मोस्ट हड़प्पन सील वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, करेक्ट है। और स्टेटमेंट बी हड़प्पन सील मोटिव्स कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु वर अनेबल टू रीड इट, यस वो जो मोटिव्स है वो एक मीनिंग कन्वे करती थी, इज करेक्ट। हड़प्पन सील्स हैड संस्कृत स्क्रिप्ट ऑन देम, तो हमने पढ़ा था कि जो हड़प्पन सील्स हैं उनके ऊपर जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर्ड है, जिसके बेसिस पे हम नहीं बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कौन सी स्क्रिप्ट थी, जो कि अगर संस्कृत स्क्रिप्ट होती है तो अभी तक हमने उसको डिसाइफर कर लिया होता। ये आप यहाँ पे सील स्क्रिप्ट्स एंड वेट टॉपिक्स आपको ओवरऑल ये क्वेश्चन दिया गया है एंड आप यहाँ पे ये चीज पढ़ भी सकते हैं कि इट इज अनडिसाइफर्ड। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हड़प्पन सील हैड पाली एंड प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑन देम। हड़प्पन सील एंड हैड पाली एंड प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑन देम, ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अगेन अगर पाली एंड प्राकृत होता तो अभी तक हमने इसको डिसाइफर कर लिया होता। सम हड़प्पन सील शो वाइडर स्पेसिंग स्क्रिप्ट फ्रॉम राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट, इवन दिस इज करेक्ट। ऑलराइट,
सो नेक्स्ट हमारा अब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ओवरऑल हमें 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक पैसेज से, एंड ये जो पैसेज है आपका किस चैप्टर से लिया गया है, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर जो है वहां से आपका ये पैसेज लिया गया है। आई विल शो इट टू यू। सो एनसीईआरटी से ही आपका पैसेज आया है। ये जो है आपका लाइंस बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में ये वाले पैसेज से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। एंड पहला क्वेश्चन जो है इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्बाइब द राइट टू, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से राइट्स के बारे में मेंशन्ड है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3 4, कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, इक्वालिटी, रिलीजन, ये सारी चीजें हमारा जो है वो मेंशन्ड है। ठीक है, इसका आंसर हमें कहां पे देखने को मिलेगा, पेज नंबर 339 का ये जो ब्लू टेक्स्ट है। सम ऑफ यू माइट हैव थॉट कि ये टेक्स्ट तो किसी काम का नहीं है, बट इसके अंदर हमें अलग अलग राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इक्वालिटी, ये सारे राइट्स पढ़ने को मिलते हैं, जिसके बेस पे हम आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन को कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन चारों तरह के राइट्स की मेंशन करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच बॉडी वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिलिबरेटेड अपॉन। सो पैसेज की बिल्कुल फर्स्ट लाइन, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिलिबरेटेड अपॉन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां से आपको सीधा इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया। सो जब हम इस पैसेज को कंप्लीटली रीड करेंगे तो हमें पैसेज के अंदर ही एक लाइन मिलेगी, अ कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेटेड टू कीप द कंट्री टुगेदर। ठीक है, a constitution designed to keep the country together and to take it forward had necessarily to be an elaborate, carefully worked out and painstakingly drafted document. So यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका मेन पर्पस क्या था, अलग अलग क्लासेस को इकट्ठा करने का। सो इसका आंसर यहां से आपको देखने को मिल जाएगा, हाउ कैन वी से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया, बिकॉज इट वाज डिजाइन्ड टू कीप द कंट्रीज डिवाइडेड क्लासेस, कम्युनिटीज एंड कास्ट टुगेदर, जो आपको इन लाइंस को पढ़ने के बाद पता लगता है। नेक्स्ट इज व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट इन द वर्ल्ड। तो इसका भी आंसर आपको पैसेज में ही देखने को मिल जाएगा कि इट हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपके बारे में चेक कराता हूं इस पैसेज के अंदर ही ये लाइंस, ये रहा बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। ठीक है, इट हैज द डीपेस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, बट इट्स लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर परहैप्स अंडरस्टैंडेबल व्हेन वन कंसीडर्स द साइज एंड डाइवर्सिटी। सो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लॉन्गेस्ट भी क्यों है, बिकॉज इंडिया एक तो चलो बहुत लेंदी लिखा ही हुआ है, प्लस इंडिया की जो कल्चरल इंडिया का जो साइज है, जो डाइवर्सिटी है, वो बहुत ही ज्यादा वेरी करता है, जिसके वजह से ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट इज when did the constitution of India come into force? So the correct answer is option number 1, 26 January 1950। पैसेज में भी आपको ये इजीली देखने को मिल जाएगा। पैसेज में अगर नहीं देखने को मिलेगा तो फिर ये आपको जहां से हमने इस पैसेज का सोर्स लिया है, दैट इज बिल्कुल चैप्टर के बिगनिंग में, आपको वहां पे भी ये लाइन देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और अब आपसे पैसेज पूछा गया है एग्जाम में, अगेन 5 क्वेश्चंस आपको एक पैसेज के ऊपर पूछे जा रहे हैं। ये जो पैसेज है ये आपका किंग्स एंड क्रॉनिकल्स चैप्टर्स है। मुगल क्रॉनिकल, स्पेशली द अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल, हैव bequeathed a vision of empire in which agency rests almost solely with the emperor etc etc। तो ये पैसेज आपका कहां से लिया गया है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स नाम का जो चैप्टर है वहां से आपको लिए पूछा गया है। ये जो पैसेज है वो आपको दिया गया है, पेज नंबर 244 पे आपको मिल जाएगा। बट ये जो चैप्टर है ये आपका प्रेजेंट एनसीईआरटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो नॉन रैशनलाइज्ड एनसीईआरटी है आपको वहां पे ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा, वहां से आपका ये पैसेज पूछा गया है। लेट अस सी क्या क्या क्वेश्चंस थे। सो हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, पैसेज के अंदर ही साफ साफ लिखा है रिटन बाय अबुल फजल। सो ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द मुगल इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस वाज इफेक्टिवली डिपेंडेंट ऑन। सो ये भी आपको पैसेज के अंदर ही पढ़ने को मिल जाएगा कि the apparatus of the Mughal state was depended upon the nobles, that is option number 2। ठीक है, I'll show it to you also। वन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द मुगल स्टेट वाज द नोबिलिटी। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लास्ट लाइन जो है इसके थ्रू आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच क्रॉनिकल सेज दैट द एंटायर किंगडम हैज टू फॉलो द किंग्स ऑर्डर। सो ये आपका अगेन पैसेज में देखने को मिल जाएगा
कि अकबरनामा जो है वो कहता था कि सबको किंग का जो है वो जो भी ऑर्डर्स है वो मानने हैं। ठीक है, ये जो लाइंस है, जब आप स्टार्टिंग की ये लाइंस रीड करेंगे फर्स्ट 4 लाइंस, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है। नेक्स्ट इज which section of the Mughal court was viewed as very significant? So again one important pillar was the nobility। ये आपको पैसेज के लास्ट में जो लाइन दिख जा रही है वही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। एंड वही सेम लाइंस आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगी, इसलिए मैं बार बार आपको मैं चेक नहीं करा रहा हूं, क्योंकि पैसेज ही आपका एनसीईआरटी से लिया है, तो एनसीईआरटी से में भी ये लाइंस मिल जाएगी एंड पैसेज में भी ये लाइंस आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल क्रॉनिकल्स व्यूड द एम्परर्स एज सुप्रीम सोवरेन्स बिकॉज इसका करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 2, विजन ऑफ एम्पायर व्यूड द एम्परर एज द सोल रूलर। अगेन पैसेज के अंदर आपको मुगल ये लाइंस जो है जो हाईलाइटेड है वो रीड करने को मिल जाएगी एंड इसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन का आंसर समझकर दे सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन were separate electorates first created by the British colonial government। So ये जो क्वेश्चन है इसका आपको एक आध चैप्टर में कहीं और भी मेंशन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज सेपरेट इलेक्टोरेट्स हमें पता है कि सबसे पहले कब दिए गए थे, 1909 में जो हमारे रिफॉर्म्स आए थे उसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई थी। सो ये जो क्वेश्चन है आपका अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन से दिया गया है, जहां पे हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम्स को मिली थी 1909 में। ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जो थे एंड इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 1919 में जो हमारे मॉन्टेग रिफॉर्म्स थे उसमें। सो पेज नंबर 383 अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन जो कि आपकी ओल्ड एनसीईआरटी नॉन नेशनलाइज्ड एनसीईआरटी है, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द जज हु प्रिसाइडेड ओवर गांधीजी's ट्रायल ओवर द विथड्रॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस CN ब्रूमफील्ड। आई विल शो यू कि ये क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा गया है। सो ये जो चैप्टर है आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसके अंदर ये जो पेज 291 पे इमेज के नीचे पैराग्राफ है ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाला, हियर यू कैन सी द हाइलाइटेड टेक्स्ट, द जज हु प्रिसाइडेड ओवर हिज ट्रायल जस्टिस CN ब्रूमफील्ड मेड अ रिमार्केबल स्पीच व्हाइल प्रोनाउंसिंग हिज सेंटेंस। तो ये जो है यहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा गया है। पहले लिस्ट के अंदर आपको 2 मूवमेंट के नाम दिए गए हैं, 2 पर्सन के नाम दिए गए हैं, दूसरे लिस्ट के अंदर अगेन आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दी है, आपको मैच करने हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 4 3 2 1। जो आपका ए का 4 है दैट इज खिलाफत मूवमेंट, कब से कब तक था, 1919 से 1920। जलियांवाला बाग में से केयर हमारा 1919 में एग्जैक्टली हुआ था, 13 अप्रैल को पंजाब में, अमृतसर में स्पेसिफिकली। केमाल अतातुर्क सी का सेकंड है हमारा, वो टर्किश रूलर है। एंड लुइस फिशर हमारे महात्मा गांधी के बायोग्राफर थे। किस चैप्टर से पूछा गया है? सो महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट से ही पूछा गया है। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू केमाल अतातुर्क के बारे में, यहाँ पे जो आपको मेंशन करा गया है टर्किश रूलर केमाल अतातुर्क, इसी तरह आपको लुइस फिशर जो कि महात्मा गांधी के बायोग्राफर थे उनके बारे में देखने को मिल जाएगा। प्लस जो बाकी जो ये जो मूवमेंट्स है खिलाफत मूवमेंट एंड जलियांवाला बाग मूवमेंट, सो आपको ये भी इसी बुक में मेंशन बड़ी इजीली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 1919 में आपको जलियांवाला बाग में से केयर अप्रैल में दिख रहा है टाइमलाइन वाले सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट अगेन आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ABCD महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट से का जो चैप्टर है वहां से, एंड यहाँ से आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ गांधी जी मेड एट द ओपनिंग ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर ट्रू। तो BHU के ओपनिंग पे जो महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दी थी उनमें से कौन से सही है? सो A, D एंड E स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है एंड बाकी स्टेटमेंट जो है B एंड C वो हमारे गलत है। कहाँ से लिया गया है ये आपका स्टेटमेंट्स? सो ये जो आपका यहाँ पे पेज नंबर रादर 288 पे जब शुरू होता है व्हेन हिज टर्न केम टू स्पीक, सो यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है इस टॉपिक के अंदर से, जिसमें हम BHU की ओपनिंग की बात कर रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 288 बेसिकली आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें महात्मा गांधी सेल्वेशन की बात कर रहे हैं। सो सैल्वेशन इंडिया का कैसे आ सकता है? गांधी जी क्या कहते हैं? दैट देयर इज नो सैल्वेशन ऑफ इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योरसेल्फ, रिच पीपल कहते हैं, ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन इन इंडिया। एंड ही सेज कि हमारा सैल्वेशन जो है वो सिर्फ फार्मर से आ सकता है। एंड यही स्टेटमेंट आपकी गलत है, जो कि यहाँ पे
इन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला है कि रिच पीपल के थ्रू सैल्वेशन आ सकती है, बट करेक्ट वर्जन इज कि फार्मर्स के थ्रू सैल्वेशन आ सकती है, ठीक है, जैसे स्टेटमेंट सी हमारा इनकरेक्ट है। Next is पूर्ण स्वराज as the goal of nationalism in India was aimed to achieve। पूर्ण स्वराज हमारा क्या अचीव करना चाहता था? So ये complete independence अचीव करना चाहता था। अगेन महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट नाम का जो चैप्टर है वहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। द सॉल्ट सत्याग्रह अ केस स्टडी टॉपिक जो है आपका पेज 295 पे, इसमें जो ये वाला पैराग्राफ है इसके अंदर यू कैन सी पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है। Next is Mahatma Gandhi's Salt March was notable as the first nationalist activity focused on। जो इसका भी ये भी अगेन आपका सेम चैप्टर से पूछा गया है, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब क्या कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। किस लिए इंपॉर्टेंट था? जो कि इसमें पहली बारी विमेन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा था, वो इक्वली पार्टिसिपेट कर रही थी। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने महात्मा गांधी को मनाया था कि इवन बाकी विमेन को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। पेज नंबर 300 पे ये जो डायलॉग्स करके हेडिंग है उसके अंदर आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द सॉल्ट मार्च गांधी जी बिगैन वॉकिंग टुवर्ड्स द ओशन फ्रॉम हिज आश्रम लोकेटेड एट। तो इनका जो साबरमती में आश्रम था वहां से इन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल जो चैप्टर की स्टार्टिंग है ये थीम 11 चैप्टर का फर्स्ट पेज ही जो है, जो इमेज है इसके नीचे आपको जो टेक्स्ट मिल रहा है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। महात्मा गांधी बिफोर स्टार्टिंग आउट ऑन द सॉल्ट मार्च इन 1930 कहाँ पे खड़े हैं? साबरमती रिवर के बैंक्स पे खड़े हैं। सो आप देख सकते हैं इवन एक इमेज से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप इस इमेज के ऊपर तो जरूर पढ़ लेते कि चलो इस बहुत ज्यादा टेक्स्ट दे रखा है तो कुछ इसके अंदर रेलिवेंट हो। जिसने ये एक स्टेटमेंट मिस कर दी वो इसका आंसर नहीं दे सकता था। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक इमेज हर एक बॉक्स को अच्छे से रीड करें फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET एग्जाम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सनसेट लॉ वाज एसोसिएटेड विद। तो जो कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर है वहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सनसेट लॉ हमारा किससे एसोसिएटेड है? तो ये हमारा जमींदारी से एसोसिएटेड है, परमानेंट सेटलमेंट से एसोसिएटेड है। पेज नंबर 230 पे आपको सनसेट लॉ के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Who was the commissioner of Lucknow when the rebels besieged it during the revolt of 1857? So हेनरी लॉरेंस इज द करेक्ट आंसर। रिबेल्स एंड द राज चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। When the rebel forces besieged Lucknow, Henry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collected the Christian population and took refuge in the fortified residency। ये लाइन आपको पढ़ने को मिलेगी पेज 277 सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स टॉपिक में, एंड यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है CUET के इस एग्जाम में। नेक्स्ट इज हु फॉट द फेमस बैटल ऑफ चिन्हट in which the British forces under Henry Lawrence were defeated। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो थे उन्होंने बैटल ऑफ चिन्हट में पार्टिसिपेट किया था, फाइट किया था, एंड इसके अंदर जो ब्रिटिशर्स हैं वो हारे थे। ठीक है, ये मौलवी अहमदुल्ला शाह का जब हम टॉपिक पढ़ते हैं पेज नंबर 263 में ब्लू पैच के अंदर, यहाँ पे आपको ये इस बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिल जाएगी। नेक्स्ट इज who was the leader of Santhal revolt of 1855-1856। सो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर से। एंड ये जो इमेज है आपको एक ह्यूमन की फिगर दिख रही है पेज नंबर 242 पर, इसके नीचे एक लाइन लिखी है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है 1 लाइन का। सिद्धू मांझी द लीडर ऑफ द संथल रिबेलियन, यहां से इन्होंने आपका क्वेश्चन पूछ लिया है। सो सी हर एक कार्टून इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बोला है, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग दे रखा है, 4 लीडर्स के नाम आपको दे रखे हैं, एंड आपको बताना है कि इन्होंने जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था उसमें कहां से पार्टिसिपेट किया था, किस जगह से ये लीड कर रहे थे। सो हम अगर रिबेल्स एंड द राज चैप्टर में जाए उसके अंदर ऑल थ्रू आउट द चैप्टर हमें ये इनके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, बट स्पेसिफिकली पेज नंबर 262 जो है इसके अंदर जो लीडर्स एंड फॉलोअर्स टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इसके अंदर हर एक उस लीडर का नाम मिल जाएगा जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 अलग अलग जगह से रीड कर रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ब्रिजेस कादर का नाम दिखाई दे रहा है, इस तरह आपको बाकी लीडर्स का भी नाम देखने को मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 3, 4, 2, 1।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रिबेल्स इन द राज चैप्टर से अगेन आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए, सी एंड ई जो है हमारे वो करेक्ट है, जो बी एंड डी स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। द आर्मी ऑफ अवध सपोर्टेड द ब्रिटिश, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 7th, अवध इरेगुलरी कैवलरी एक्सेप्टेड द न्यू कार्ट्रिजेस इन अर्ली में, तो नहीं, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि इन्होंने कार्ट्रिजेस को एक्सेप्ट नहीं करा था, ठीक है। After the 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new cartridges, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 260 पे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की जो लास्ट पैराग्राफ है, इसके अंदर सेंटर में लिख रखा है कि इन्होंने रिफ्यूज करा था। सो इसी तरह बाकी स्टेटमेंट्स भी आपका इसी चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट, इन 1857 द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी वाज सेड इन रेफरेंस टू विच स्टेट। सो अगेन ये आपका सेम चैप्टर से ही पूछा गया है, रिबेल्स इन द राज चैप्टर से। ये आपका जब अवध का जो नवाब थे, जब उनको एग्जाइल करा जा रहा था, उनके रेफरेंस में बोला गया था। यहाँ पे आप पेज नंबर 266 का जो टॉपिक है द लाइफ वाज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है, जब इसको रीड करेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो रिबेल लीडर्स इशूड प्रोक्लेमेशंस and few dashed to propagate their ideas during the 1857 revolt. So correct answer is option number 2, ishtihars. Rebels in the Raj chapter से आपका ये पूछा गया है, and I'll show you exactly कहाँ से ये पूछा गया है जो question है। So what rebels wanted वाला जो topic है पेज नंबर 270 पे, thus other than a few proclamations and ishtihars issued by rebel leaders to propagate their ideas and persuade people to join the revolt, we do not have much that throws light on the perspective of the rebels. So यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का ओरिजिन मिल जाएगा, एंड इश्तहार्स जो है एंड नोटिफिकेशंस वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट इज विच रिपोर्ट रिप्रोड्यूस जमींदार्स एंड रियोट्स पिटिशंस एज अपेंडिसेस फॉर कंसिडरेशन ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सो ये कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर से पूछा गया है। यहाँ पे 5th रिपोर्ट की बात करी जा रही है, विच इज ऑप्शन नंबर 4। एंड ये जो टॉपिक है 1.6 द 5th रिपोर्ट पेज 233 पे, यहां पे आपको इस क्वेश्चन का सोर्स पता लग जाएगा एंड इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज कौरव्स एंड पांडव्स बिलोंग टू विच रूलिंग फैमिली। सो कौरव्स एंड पांडव्स जो थे वो कुरु, जो रूलिंग फैमिली थी दैट इज ऑफ द कुरु, उसको बिलोंग करते थे। किनशिप कास्ट एंड क्लास चैप्टर जो हमारा 3rd चैप्टर है थीम्स वाले बुक का, थीम्स फर्स्ट का, वहां से लिया गया है। पेज 55 द आइडिया ऑफ पेट्रोलिनी टॉपिक जो है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कौरव्स एंड पांडव येलो में हाईलाइटेड है, कुरुज जिसको बिलोंग करते थे ये वो ब्लू में हाईलाइटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are true about the zamindars? So peasant zamindars and the state chapter से आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द जमींदार्स। सो बी, डी एंड ई स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है एंड ए एंड सी इनकरेक्ट है। दैट इज मिल्कियात लैंड्स वर कल्टिवेटेड फॉर द जनरल यूज ऑफ द पीपल। तो इस स्टेटमेंट को सबसे पहले चेक करते हैं। सो मिल्कियात लैंड्स वर कल्टिवेटेड फॉर द प्राइवेट यूज ऑफ जमींदार्स, प्राइवेट यूज है ना कि नॉर्मल पीपल, जनरल यूज के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट इज जमींदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स, तो नहीं, दे यूज टू कलेक्ट रेवेन्यूज नॉट ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स बट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर से अगेन आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें से ए, बी एंड डी स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, सी आपका सी एंड ई इनकरेक्ट है। संथल्स वर मर्चेंट्स, तो नहीं, संथल्स हमारे मर्चेंट्स नहीं थे, संथल्स तो हमारे एक तरह के फार्मर्स थे, एक तरह के ट्राइबल पीपल थे जो ट्रैवल करते हैं एंड एक पॉइंट पे आके हिल्स में, राजमहल हिल्स के बेस में आके सेटल हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के कहने पे। तो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। एंड ई, संथल्स चार्ज्ड हेवी लैंड रेवेन्यू फ्रॉम डिकूज मनी लेंडर्स, तो
डिकूज थोड़ी हैवी लैंड रेवेन्यू जो है वो चार्ज कर पाएंगे, इट वो सॉरी संथल थोड़ी चार्ज कर पाएंगे, इट वाज द डिकूज जो मनी लेंडर्स थे जो ज्यादा चार्ज करते थे पैसा संथलों से। सो पेज नंबर 242 पे आपको ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर इसका आंसर मिल जाएगा। डिकूज वर चार्जिंग देम हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये जो लाइन है, ठीक है, मनी लेंडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 में कुछ चीजों के नाम दे रखे, लिस्ट 2 में कुछ चीजों के नाम दे रखे, आपको इनको मैच करना है। कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड चैप्टर से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 4 3 2 1। कहां से पूछा गया एक बार ये भी मैं आपको चेक करा देता हूं। सो अगेन छोटे छोटे वर्ड्स जो ब्रैकेट के अंदर दे रखे होते हैं उनके मीनिंग के लिए उसके बेस पे उन्होंने ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन निकाल दिया है। सो इवन जो ब्रैकेट के अंदर का कंटेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ जो ब्रैकेट के बाहर टेक्स्ट लिखे हैं वो भी, ठीक है। सो महल्स का मीनिंग क्या होता है, एस्टेट्स होता है। ये हमें कहाँ पे, पेज नंबर 228 पे एक्शन बुर्दवान टॉपिक में पढ़ने को मिल जाएगा। महल्स के बगल में एस्टेट्स, जो ग्रीन रंग का हाईलाइटेड टेक्स्ट आपको दिख रहा है। सिमिलरली पहाड़ियाज एंड संथल्स हमारे क्या थे, तो ये राजमहल हिल्स के आसपास सेटल थे। 1793 की हम बात करें तो 1793 में क्या होता, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट पास हुआ था। एंड व्हाट वाज अ तालुक, इट वाज अ टेरिटोरियल यूनिट, ठीक है। ये जो पिंक रंग का पैसेज है बॉक्स है 229 पेज नंबर पे, यहां पे आपको मिल जाएगा तालुक कम्स केम टू रिफर टू अ टेरिटोरियल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और मैच द फॉलोइंग है, तो भाई भर भर के मैच द फॉलोइंग आ रखे, अच्छे से तैयारी करेगा। एक मैच के अंदर आपके एक वे में 4 एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। सो इसलिए मैच इज वेरी स्मार्ट। अगर मैच पेपर में ज्यादा आ रहे हैं, यानी एक वे में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं एक मैच के अंदर। सो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 के अंदर 4 सामान के नाम दे रखे हैं, शेल, लेपिस lazuli, कार्नीलियन एंड स्टेटाइट। एंड लिस्ट 2 में 4 जगह है। बेसिकली ये आपको बताना है इस मैच द फॉलोइंग में कि ये जो लिस्ट ए का सामान है वो लिस्ट 2 में कहां कहां पे मिलता था, मतलब कौन सी जगह पर मिलता था। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स चैप्टर से आपसे ये पूछा गया है। तो कार्नीलियल फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स चैप्टर जब हम चेक करेंगे और अगर हम सोर्सेस के बारे में पढ़े कि क्या चीज हमें कहां से मिलता था, सो कार्नियल फ्रॉम भरूच इन गुजरात, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लाइन पढ़ने को मिल रहा है। मटीरियल्स फ्रॉम द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड टॉपिक जो है पेज नंबर 12 पे, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से सोर्स से कौन कौन से सामान मिलते थे। लेपिस lazuli हमें कहाँ से मिलता है, लेपिस lazuli अफगानिस्तान से मिलता था, ठीक है। स्टेटाइट हमें कहाँ से मिलता था, राजस्थान से मिलता था। मेटल्स भी हमें राजस्थान से मिलता था। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा 2143, ठीक है। नेक्स्ट इज विच अमंग्स द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर हमारा 2 भाइयों ने ढूंढा था, कौन से थे वो, हरिहर एंड बुक्का। सो ये जो चैप्टर ये आपसे ये आपको रायज, नायक्स एंड सुल्तान्स टॉपिक पेज नंबर 171 में देखने को मिल जाएगा कि दैट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन हरिहर एंड बुक्का दे फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन 1336। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग अगेन। लिस्ट 1 के अंदर 4 चीजों के नाम लिखे हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड एंड आपको बताना है कि ये चीजें आपको कहां पे देखने को मिलती है। सो जो टॉपिक है हड़प्पन्स एंड एग्रीकल्चर इन द चैप्टर ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, दैट इज जो फर्स्ट चैप्टर आपका है, आपको उसके अंदर इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज वाला जो आपका चैप्टर है, सो इसके अंदर आपको इस पैराग्राफ के अंदर जो बुल के एग्जैक्ट सामने जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहां पे आपको जो रिमेनिंग चीज है, रिमेनिंग मैचेस है, उनका आंसर देखने को मिल जाएगा कि वाटर रिजर्वॉयर्स हमें धोलावीरा को में देखने को मिले हैं। सिमिलरली हमें कैनाल्स देखने को मिले लाइक शॉटुगी इन अफगानिस्तान, ठीक है। फिर हमें प्लॉट फील्ड्स देखने को मिले कालीबंगन राजस्थान में। एंड यही चीजें आपसे इस क्वेश्चन में भी पूछी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपको 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं यहाँ पे किस चैप्टर से, भक्ति सूफी ट्रेडिशन से, ठीक है। गुरु अर्जुन कंपाइल्ड गुरु नानक हिम्स इन द आदि ग्रंथ साहिब, ये स्टेटमेंट आपकी सही है। गुरु तेग बहादुर लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इट इज
the last Sikh Guru, that is the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh Ji, who has laid the foundation of Khalsa Panth. I will show it to you. भक्ति सूफी मूवमेंट जो चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चन लिया गया है. सो गुरु गोबिंद सिंह ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ, पेज नंबर 164 पे आपको पढ़ने को मिल रहा है. सिमिलरली जो बाकी स्टेटमेंट्स है वो भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगी. मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, मीराबाई वॉज अ मराठा प्रिंसेस, गुरु नानक कंपोज द गुरु ग्रंथ साहिब. सो इनमें से सिर्फ जो ई स्टेटमेंट है मीराबाई वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, ये करेक्ट है. शी वॉज नॉट अ मराठा प्रिंसेस, शी वॉज फ्रॉम अ प्रिंसेस फ्रॉम मर्ता इन मारवाड़. ठीक है, राजपूत प्रिंसेस थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा वर एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ. ठीक है, क्या चीजें थी ये? सो ये असल में एंग्लिसाइज्ड नेम्स थे हमारे विलेजेस के. ठीक है, अंग्रेजों जैसे कि अंग्रेजों ने जो इन विलेजेस को नाम दिया था. सो यहाँ पे पेज नंबर 320 पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा कॉलोनियल सिटीज चैप्टर में, जो कि आपके ओल्ड एनसीईआरटी का पार्ट है, कि मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा वर द एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ द विलेजेस वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट. सो ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 विलेजेस. कहां से पूछा गया है? कॉलोनियल सिटीज चैप्टर से पूछा गया है. Next question is, which among the following travelers visited the city of Vijayanagar during the 15th century? So it is 3 people, B, C and D option जो हमारा अब्दुल रजाक, अफांसी निकेतन और निकोले दे कॉन्टी, जिन्होंने 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर को विजिट करा था. किस चैप्टर से पूछा गया है? सो एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर जो आपका चैप्टर है, वहां से आपका पूछा गया है ये क्वेश्चन. आई विल शो यू एग्जैक्टली कहां से पूछा गया है. सो ये फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी टॉपिक जो है पेज नंबर 1676 पे जो बॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन है. सो इसके अंदर आपको कुछ ट्रैवलर्स का नाम देखने को मिल जाएगा जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उस वाले सेक्शन में, एंड वो लिखा हुआ कि वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं, किस पीरियड में आए थे. सो यहां से आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा. नेक्स्ट इज लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ विच गॉड. सो ये हमने भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स में पढ़ा है कि लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु. एग्जैक्टली कहां से पूछा गया है? सो आई विल शो यू दैट ऑल्सो, कि भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के अंदर जब आप द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स टॉपिक पढ़ते हैं पेज 141 पे, तो जो लास्ट लाइन है उसके अंदर आपको पढ़ने को मिल जाएगा जगन्नाथ अ फॉर्म ऑफ विष्णु. ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज विच सूफी टीचर वाज आल्सो नोन एज गरीब नवाज. तो गरीब नवाज किस सूफी टीचर को कहा जाता था? ये चैप्टर, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ख्वाजा मुइनुद्दीन. एंड भक्ति सूफी ट्रेडिशन से अगेन आपका ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है. ये जो पेज नंबर 155 पे टॉपिक है चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कव्वाली, इसके अंदर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन है उसमें पढ़ने को मिल जाएगा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन को पॉपुलरली गरीब नवाज भी कहा जाता था. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. आई होप आपको अब इस पेपर का एनालिसिस देखकर, ये वीडियो देखकर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने सीयूईटी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक्स को ही थॉरली रेफर करना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चंस पूछे गए. इस वीडियो में हमने सारे 50 की 50 क्वेश्चन डिस्कस करे जो आपके लास्ट ईयर सीयूईटी यूजी एग्जाम्स में आए थे 2024 में. एंड एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी के बाहर है, जो कि सारे 50 के 50 जो क्वेश्चंस है वो आपके चाहे नॉन रैशनलाइज्ड चाहे रैशनलाइज्ड कंटेंट, लेकिन है तो एनसीईआरटी से ही. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार सिलेबस को अच्छे से चेक करके एनसीईआरटी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें एंड ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट लगाएं ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके. हमारे पोर्टल के ऊपर बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे. सो आप वहां जाकर उस पेपर को प्रैक्टिस करें एंड अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी चेक करना है एनालिसिस कि क्वेश्चन कहां से पूछे गए, सो हमारे चैनल पर और भी वीडियोस है, आप उनको देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी तैयारी कॉन्फिडेंटली आगे कंटिन्यू कर सके. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम. ऑल द बेस्ट. बाय.